आज का क्लास शुरू किया जाए। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। जिनके आसपास कृष्णा वर्मा, टीवी बंद करिए आप। टीवी आप देखिए, आप सुनिए, दूसरे को सुनाइए मत, ठीक है? क्योंकि आपकी आवाज से यहाँ परेशानी होती है और बच्चों को परेशानी होती है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। तो आइए जानते हैं कि अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जो अलंकार है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अलम और दूसरा होता है कार। अलम मतलब होता है सुंदरता, सुंदरता, और कार का अर्थ होता है बढ़ाना। तो अलंकार का काम क्या हो गया? सुंदरता को बढ़ाना, ठीक है? और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार से। तो आइए अब इसकी परिभाषा जानते हैं। इसकी परिभाषा का अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से आभूषण स्त्रियों की सुंदरता को बढ़ाता है, ठीक उसी गुड प्रकार से मॉर्निंग। अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा ऐसे होगी, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है, ठीक है? जो काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। आई बात समझ में? समझ में आई बात? यस सर। अब हम लोग जानेंगे अलंकार के भेद, ठीक है? तो अलंकार के मूलतः दो भेद होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार, इसको शब्दा अलंकार भी कहा जाता है, और दूसरा होता है अर्थ अलंकार, और इसको अर्था अलंकार भी कहा जाता है, ठीक है? तो आइए देखिए, पहले इन लोगों को पढ़ के चला जाए। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार मतलब जहां पर काव्य की शोभा शब्द के द्वारा बढ़ाई जाती हो। जहां काव्य की शोभा शब्द के द्वारा बढ़ाई जाती हो वह शब्द अलंकार होता है, और जहां पर काव्य की शोभा अर्थ के द्वारा बढ़ाई जाती हो वह अर्थालंकार होता है। तो एक अलंकार और होता है जिसको बोलते हैं उभय अलंकार, या इसको उभया अलंकार भी कहा जाता है। तो जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा शोभा बढ़ती है वो होता है उभय अलंकार। अलंकार के मूलतः तीन भेद हो गए, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार जहां काव्य की शोभा शब्द के द्वारा बढ़ाई जाए, अर्थ अलंकार जहां काव्य की शोभा अर्थ के द्वारा बढ़ाई जाए, और उभय अलंकार काव्य में जब शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाए वहां पे उभय अलंकार होता है, ठीक है? अब इसमें किसी कुछ पूछना है? नो सर। समझ में आया सबको? यस सर। चलिए अब आपकी पुस्तक की तरफ आते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन सा अलंकार दिया हुआ है। तो एक एक करके अब हम अनुप्रास। पढ़ेंगे। पहला है अनुप्रास। अनुप्रास। अनुप्रास, अनु का अर्थ होता है आवृत्ति, और प्रास जो है व्यास से बना हुआ है, मतलब एक ही शब्द का बार बार आना, वो क्या होता है? अनुप्रास। जहां व्यंजनों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, मतलब जिस वाक्य में एक ही बार, यहाँ पे जहां पे एक ही वाक्य बार, एक ही शब्द बार बार आए, वहां पे क्या होता है? वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए उदाहरण दिया हुआ है आपकी पुस्तक में, क्या है? पहला, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो देखिए चौ चौ और चौ की उत्पत्ति कई बार हुई है ना? चारु चंद्र की चंचल किरणें, चौ शब्द बार बार आया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा?
अनुप्रास। अनुप्रास। अब देखिए, लट लटकन मनोमत मधुप गण मादक मधुपमीय, यहाँ पे ल और म की आवृत्ति जो है बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास होगा। विमल वाणी ने वीणा ली, यहाँ पे व की आवृत्ति हुई है। कायर क्रूर कपूत कुचाली यूं ही मर जाते हैं, यहाँ पे क की आवृत्ति बार बार हुई है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, ये यहाँ भी म की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने लगती है तब वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। कृष्णा वर्मा टीवी देख ली कि फिर से देखना है टीवी अभी? कृष्णा वर्मा टीवी देख लो, अगर देखने का मन करे तो क्लास छोड़ दो, टीवी देख लो। क्यों? ये ओम कुमार सिंह, आप ये जो टीवी नहीं देख रहे हैं। हैट लगा के बैठे हैं डाकू जैसे, थोड़ा सा ठीक से बैठिए। सर्दी पड़ रही है क्या बहुत ज्यादा? नो सर। अरे एक तरह से मानिए तो आप क्लास में है तो क्लास में थोड़ा सा उस हिसाब से बैठिए। लगा के बैठ जा रहे हैं अंग्रेजों के जमाने वाला कैप। सर जैकेट है। अरे सर हम उसी में। जानते हैं कि जैकेट है, हमको भी पता है, हम भले न पहनते हो और हमको पहनने को न मिले, लेकिन हम जानते हैं कि जैकेट है। देखिए निधि अभी सो के आई है बस जस्ट। चलिए आगे देखिए, अब अनुप्रास हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे यमक। दूसरा है यमक, मतलब जहां पे एक एक शब्द ही बार शब्द बार दो आए बार आए, किंतु उसका अर्थ बदल जाए। जहां पर एक ही शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? यमक कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा मतलब जो काले नजारे हैं वो क्या है? घटा है, और घटना मतलब कम होना। जैसे देखिए घटा घटा, ये घटा और घटा, तो घटा मतलब नजारा भी होता है और घटा मतलब कम होना भी होता है। कम होगा। ठीक है, तो एक ही शब्द है लेकिन अर्थ क्या है? अलग अलग है। इस आधार पर ये क्या हो गया? यमक हो गया। उसके बाद कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराय नर वा खाए बौराय, तो कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। उसी प्रकार बौराय, एक बौराना मतलब होता है पागल होना और एक बौराना मतलब खुशी, खुशी मिलना। ठीक है, उसी प्रकार एक और है मन का फेर या मन का, तो एक मन का जो होता है डमरू का मन का होता है, और एक मन मतलब मन की बात होती है। ठीक है, तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है, मतलब तीन बेर के फल, और तीन बेर मतलब तीन टाइम, या क्या है? यह यमक का परिवार, यमक का उदाहरण है। अब अगला है उपमा। उपमा। उपमा, उपमा अलंकार मतलब जब किसी साधारण वस्तु की तुलना या समानता किसी विश्व प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, तब वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। फिर से सुन लीजिए परिभाषा। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता को बताने के लिए उसकी समानता उस गुण के कारण किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तब वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो चंद्रमा चमकता रहता है और सुंदरता का प्रतीक है, तो इसका थोड़े मतलब है कि सीता का मुख जो है चंद्रमा के जैसे, चंद्रमा तो एक पहाड़ है ना, लेकिन क्या है रात में सुंदर दिखाई देता है, तो उसको सुंदरता का प्रतीक मान लिया गया है। तो सीता जी का यस जो सर। मुख है वो चंद्रमा के समान चमकदार है, सुंदर है, तो उनको उपमा दी गई है। और लता सी, लता मतलब
लता के समान, झाड़ी के समान। नील कमल मतलब नीले कमल के समान नेत्र सुंदर है। तो किसी विश्व प्रसिद्ध वस्तु से किसी तुच्छ वस्तु की समानता होने पर वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसके बाद है रूपक। चौथा है रूपक। अब देखिए रूपक क्या होता है। जहां गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय को उपमान अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए। मतलब उपमेय और उपमान को, मतलब जो विश्व प्रसिद्ध वस्तु है वो और जो साधारण वस्तु है वो दोनों को एक समान कर दिया जाता है, तब वहां पे रूपक हो जाता है। जैसे जलता है यह जीवन पतंग। पतंग मतलब कीड़ा भी होता है, और पतंग मतलब एक उड़ने वाली वस्तु जो जिसको कागज की होती है। लेकिन जब दीपक जलता है तो जिस प्रकार कीड़ा जो होता है उस दीपक के आसपास घूमता रहता है और उसी में जल जाता है, उसकी सुंदरता को समझ नहीं पाता है, सुंदरता को देखता है लेकिन उसकी भयानकता को समझ नहीं पाता है, और उसके पंख उसी में जल जाते हैं। तो कवि ये कह रहा है कि जलता है यह जीवन पतंग। मतलब जैसे पतंगा, कीट पतंगा अग्नि को नहीं समझ पाता है, उसके आसपास मर्रा कर उसी में जल के मर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य इस संसार की नश्वरता को नहीं समझ पाता है और संसार में ही समाप्त हो जाता है। चलिए आगे देखिए, अगला है उत्प्रेक्षा। पांचवा है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा मतलब जहां उपमेय में उपमान की संभावना को प्रकट किया जाता है। मतलब जानो मानो ऐसे शब्द इसमें आते रहते हैं। जैसे देखिए, जहां उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए इसमें भी मानो आया है। मनु मानो, मनहु, जन जानो जनहु, ये 6 शब्द जो है ये किसी भी आपको वाक्य में दिख जाए, किसी भी पद में दिख जाए तो समझ जाइए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहाँ भी देखिए मानो आया है। अगले में देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती हर तृणों के नोकों से, मानो, यहाँ भी मानो आया है, यहाँ भी उत्प्रेक्षा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, यहाँ भी देखिए जैसे आया है। ठीक है तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा होगा। मतलब किसी प्रसिद्ध वस्तु के समानता कर दी जाती है इसमें। अगला है अतिशयोक्ति। मतलब किसी गुण को बढ़ा चढ़ाकर कहना ही क्या है, अतिशयोक्ति होता है। अतिशयोक्ति। ठीक है, अब इसका एक्सरसाइज किया जाए। एक्सरसाइज किया जाए इसका, बोलिए। यस सर। चलिए पेंसिल और कॉपी निकाल लीजिए। निकाल लिए सर। कहाँ से? शुरू किया जाए। यस सर। चलिए, निम्नलिखित पद्यांशों में Yes, प्रयुक्त sir. अलंकार सामने दिए गए विकल्पों में से छांटिए। यह शिलासा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजा। क्या होगा इसमें? रूपक। है? उपमा। रूपक होगा। रूपक रूपक। रूपक। रूपक होगा। उपमा। रूपक सर उपमा होगा। नहीं, उपमा इसमें वो समानता नहीं दिखाई जा रही। इसमें क्या समानता नहीं दिखाई जा इसमें रही। समान कर दिया गया है, बराबर कर दिया गया है। उपमान में अवरोध कर दिया गया, मतलब एकदम चट्टान के जैसे उसका सीना है। ये रूपक होगा। अगला देखिए, शेष गणेश दिनेश महेश क्या सुरेश होगा? हूँ जहाँ ही निरंतर ध्यावे। ये क्या होगा? सर उत्प्रेक्षा। अनुक्रम।
अनुप्रभ, ना। अनुप्रास, 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 ये रूपक होगा, ये भी, उपमा, ये भी ये भी रूपक रूपक होगा। होगा। हाँ। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये क्या है? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा, हाँ, उत्प्रेक्षा। चमर सदिश डोल रहे सरसों के सर अनंत, ये क्या होगा? उपेक्षा, पेचा, पेचा उपमा। सर, उपमा, उपमा। उपमा। नभ मंडल छाया मरुस्थल सा, यह रूपक होगा। सर उपमा, रूपक। यस सर, रूपक होगा। यो वीर वर अभिमन्यु तब शोभित हुआ उस काल से, सुंदर सुमन ज्यों पड़ गया हो कंटकों के जाल, ये उत्प्रेक्षा होगा। ज्यों आया है इसमें, सर अतिशयो, सर अतिशयोक्ति, इसमें तो है, ये नहीं है अतिशयोक्ति। सर उपेक्षा, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा लिखिए इसको, सर रूपक, उत्प्रेक्षा करिए। सर उत्प्रेक्षा होगा। क्या होगा? उत्प्रेक्षा लिखिए इसको। अगला लिखिए, जुड़ गई जैसे दिशाएं, ये क्या होगा? रूपक, रूपक। रूपक, उपमा, उपमा रूपक। सर, रघुपति राघव राजा राम अनुप्रास, अनुप्रास, वह इष्ट देव के मंदिर सी, उपमा। उपमा, सर उपमा, मानो भास्कर भाव ही हो कविताओं में, इसको उत्प्रेक्षा कर लीजिए। उपेक्षा, सुख चपला सा दुख घन में, ये क्या होगा? रूपक, उपमा, रूपक, रूपक होगा ये। चलिए अब अगला रूपम अध्याय सर है, एक बार, अगला अध्याय है पत्र लेखन। सर रूपम बता दीजिए। बोलिए। सर रूपम एक 27, बार बता दीजिए। 29 का थोड़ा एक्सरसाइज भेज दीजिएगा, मैं क्लास अटेंड नहीं किया था। क्यों, हमारे घर काम करने आ पाए थे क्या, कि नहीं कर पाए? नो सर, नहीं गया था, विलेज गया था। विलेज गए तो मोबाइल विलेज जा नहीं सकती थी आपके? बोलिए। सर वहाँ पे नेट नहीं पकड़ा। आजकल तो नेट लगभग कम पकड़ता है, लेकिन हर जगह पकड़ता है। बहाना बनाना छोड़िए आप लोग, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए फिर से देखिए उपमा को। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण के कारण प्रसिद्ध किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती हो, तब वहां उपमा अलंकार होता है। मतलब किसी तुच्छ वस्तु की समानता जब किसी हम विश्व प्रसिद्ध वस्तु से करते हैं तो क्या होती है? उपमा होती है। यहाँ पे समानता होती है, याद रखिए, समानता। और रूपक में क्या होता है? जहां गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है। मतलब वहां पे समानता नहीं किया जाता है, वहां पे एकदम वही मान लिया जाता है उसको, वो रूपक होता है। और प्रेक्षा, उसमें संभावना प्रकट की जाती है या उसको अंदेशा लगाया जाता है कि यही होना चाहिए। मनु मानो जन जानो, ये सब जहां लगा रहता है ये उत्प्रेक्षा होता है। और किसी कुछ पूछना है इसमें? नो सर। चलिए अब हम लोग चलेंगे पत्र लेखन पे, अध्याय 33। अब देखिए, पत्र लेखन एक मौखिक अभिव्यक्ति है। मतलब अपने मन की बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पत्र लेखन दो प्रकार का होता है, एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। तो पहला हम बता रहे हैं औपचारिक पत्र के बारे में।
औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। देखिए, जो पत्र आप किसी सरकारी विभाग में लिख रहे हो, स्कूल में लिख रहे हो, नगर निगम में लिख रहे हो, या अन्य किसी प्रशासनिक स्थल को लिख रहे हो, वो औपचारिक पत्र में आते हैं। और जो पत्र आप अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को लिखते हो, वह क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, ये हो गया औपचारिक और अनौपचारिक। तो अब देखिए, पत्र लिखने के लिए क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले पत्र लिखने के लिए अगर आप किसी बड़े व्यक्ति को पत्र लिख रहे हो तो संबोधित करेंगे उनको। जैसे अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हो तो क्या लिखेंगे? ऊपर सबसे पहले सेवा में पूजनीय पिताजी, ठीक है, पूजनीय पिताजी। उसके बाद नीचे सादर प्रणाम। उसके बाद नीचे क्या होगा? विषय वस्तु, मुख्य विषय, मतलब जो पत्र में आप बताना चाहते हो कि हम क्या इसमें बताना चाहते हैं, फीस के संबंध में, अवकाश के संबंध में, या पढ़ाई लिखाई के संबंध में, उसको आप लोग नीचे लिख सकते हैं। अब पत्र का प्रारंभ कैसे करें? देखिए, पत्र का प्रारंभ ऐसे होता है कि आपका पत्र मिला था, समाचार सब पढ़कर समाचार सब ज्ञात हुआ, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप सब लोग वहां पर खुशहाल होंगे। इस तरह से पत्र का प्रारंभ करते हैं। और विषय का अंत कैसे करते हैं, पत्र का अंत कैसे करते हैं? सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग खुशहाली से होंगे, मैं जल्द ही घर वापस आऊंगा। इस तरह के शब्दों के साथ पत्र का अंत किया जाता है। ठीक है, और नीचे अंत में क्या लिखते हैं? नीचे लिखते हैं आपका प्रिय पुत्र, या आपका आज्ञाकारी पुत्र, या आपका भाई, छोटा भाई, जो भी हो, लिखते हैं। इस तरह से हम पत्रों को शुरुआत और समाप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए, बोलिए। सर जब पत्र लिखते हैं तो सर उसके ऊपर उसके पहले महोदय ना लिखते हैं? क्या चीज? सर जैसे हम पत्र लिखते हैं तो उसके पहले महोदय ना लिखते हैं? बिल्कुल किस लिए? महोदय। देखिए, महोदय आप कहाँ पहले लिखते हैं? सेवा में लिखते हैं। एक मिनट, सबसे पहले क्या लिखते हैं ऊपर? सेवा में। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सर सेव सेवा में, मतलब किसके लिए आप लिख रहे हैं उसको समझ कर। सर सेवा में प्रधानाचार्य। पूजनीय पिताजी। पिताजी, सादर प्रणाम। ठीक, ये आपका संबोधन हो गया। इसके बाद आपका होगा विषय वस्तु, मतलब आप क्या लिखना चाहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर फीस के संदर्भ में। रिकॉर्ड कर लो ना। नहीं हो रहा, बोले कि जहाँ स्कूल से परमिशन है। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, आवाज आ रही है ना? फीस के नहीं सर, संदर्भ, वीडियो आ रहा है। ठीक है। सर आ रहा और है। वीडियो ठीक। ये जब होगा तब यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे महोदय। ठीक, यहाँ पे महोदय लिखेंगे और नीचे से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, और यस। फिर ठीक है, अगर ये आपका पत्र जो है औपचारिक होगा, अगर आप किसी दूसरे को लिख रहे हैं तब इस प्रकार करेंगे, अन्यथा अगर आप पिताजी को लिख रहे हैं तो विषय न भी लिखेंगे तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, यस आई सर। बात समझ में? यस सर। और किसी कुछ पूछना है? नो सर। तो जितने भी इसमें पत्र हैं उन पत्रों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसमें पत्र हैं, उन सभी पत्रों को आप लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद
ईमेल है, ईमेल, तो ये आप लोग के लिए बहुत टफ नहीं है, कर लेंगे। अनुच्छेद लेखन है, इसको भी पढ़ाने की विशेष हमारे ख्याल से आवश्यकता नहीं, इसको बस पढ़ना है आप लोगों को। और इसके बाद है अपठित बोध। तो अब मेरे विचार में और लास्ट में निबंध है, ठीक। तो जो पढ़ाने योग्य था हमने इसको आप लोगों को पढ़ा दिया, व्याख्यान कर दिया। अब आपको नोट्स करने हैं सभी, चाहे वो निबंध हो चाहे जो भी हो, और पेपर में ये सब चीज़ें आएंगी, तो इन सब चीज़ों को आप अपने कॉपी में नोट करते रहिए, लिखते रहिए। और कल से हम एक बार फिर अब वसंत को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। यस सर। कल से वसंत, तो वसंत में कहाँ तक हुआ है, कोई बताएगा हमको? सर ये सारा पत्र लिखना है जितना भी आया है। उसमें से 3 या 4 पत्र आप लिख लीजिएगा जो आपको बहुत महत्वपूर्ण लगे, ठीक है, जो आपको बहुत सर महत्वपूर्ण। 15 तक हुआ वसंत में। हाँ सर वसंत में शायद 15 तक हुआ है। 16 तक हुआ है, तो उसमें सर क्वेश्चन आंसर, 15 तक नहीं, 14 तक हुआ है। उसमें क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट हो गया होगा। यस सर। ठीक है, तो आप लोग उसको तैयार करते रहिए, और संभवतः इस महीने के लास्ट में या जो गाइडलाइन आ जाए तो हो सके कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी करा दिया जाए। और अभी तो कोरोना का प्रभाव लोग देख ही रहे हैं, दिन पर दिन यस बढ़ता सर, है। बढ़ रहा है। फिर से छोड़िए दिल्ली को, छोड़िए यूपी में हम लोग हैं, तो उम्मीद करें कि सुरक्षित रहें, ठीक है। सर स्कूल नहीं खुलेगा? डीएलए में तो तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए। यस सर। यस सर। स्कूल नहीं खुलेगा? ठीक।